उम्मीद है आप सभी अपने दिमाग और मन स्थिति के उच्चतम स्तर पर होंगे। अगर नहीं, तो सोचिए क्या गलत है। अब तक आपने सुना किस प्रकार ऋषि श्रेष्ठ नारद ने कंस को चेतावनी दी कि उसकी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी। अब सुनिए आगे। अब जैसे ही नारद मुनि उस राजसभा से बाहर गए, कंस की आने वाली मौत की चर्चा कंस की राजसभा में होने लगी। हालांकि कंस एक राजा होने के कारण सभाजनों को यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वो ऐसी किसी भविष्यवाणी से नहीं डरता, परंतु उस दिन के बाद ये बातें संपूर्ण मथुरा में होने लगी कि देवकी वासुदेव की 8वीं संतान मथुरा वासियों को कंस के आतंक से निजात दिलाएगी। कंस के पास अभी खबर आने लगी कि मथुरा में लोग अब उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, और ये सब नारद मुनि की भविष्यवाणी से हुआ है। कंस को अपनी राजगद्दी खतरे में महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपनी राजसभा बुलाई, जिसमें देवकी, वासुदेव, यादव आचार्य, गर्गाचार्य, महामंत्री अनर्थ सहित समस्त यादव अधिपति सम्मिलित थे। कंस ने खड़े होकर सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आप सबको इस सभा में इसलिए बुलाया है क्योंकि उस दिन जो नारद मुनि ने कहा उसे अब मथुरा की जनता अंधविश्वासियों की भांति सच मानकर मेरे खिलाफ बगावत करने लगी है। और अगर मैंने शीघ्र ही प्रजा के मन में अंकुरित हो रहे इस बीज को नहीं कुचला तो निश्चय ही मथुरा में गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा। हम सभी की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। तभी एक सभाजन ने कहा, महाराज, आर्यवर्त के नियमानुसार राजा की मौत के षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को मौत की सजा दी जाती है। इसी प्रकार अगर नारद मुनि की बात को सच माना जाए तो देवकी और वासुदेव भी दोषी होंगे, इन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। इतना सुनते ही कंस की सभा में हो हल्ला होने लगा। बहुत लोगों ने इस मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया और अंततः सभी लोग एक प्रस्ताव पर सहमत हो गए, और वो प्रस्ताव ये था, वासुदेव देवकी अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे और प्रस्ताव के मुताबिक उसका वध कर दिया जाएगा जन्म लेते ही। हालांकि देवकी वासुदेव को यह प्रस्ताव मंजूर तो नहीं था, पर सभी की भलाई इसी में थी कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाए, अन्यथा कंस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर वासुदेव और देवकी को भी मार सकता था। कंस अपनी समस्या का समाधान पाके बहुत खुश हुआ और फिर से मथुरा पर निरंकुश शासन करने लगा। फिर उसी तरह से जनता पर अत्याचार और तो और अब तो वो ऋषि मुनियों को भी सताने लगा। उसे लगा कि हाल फिलहाल ही मैंने सर्वश्रेष्ठ मुनि नारद की भविष्यवाणी की योजना को विफल किया है। शायद इसीलिए ही कहा गया है कि विजय होने से पहले विजय का जश्न मनाना मूर्खतापूर्ण होता है। वासुदेव एक संपन्न यादव थे। उनसे कई लोग जलते थे और उनमें से कई लोग कंस के मुख्य राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार भी थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह वासुदेव से छुटकारा मिले, और जब से ये नारद मुनि की भविष्यवाणी हुई है, उन्हें मौका मिल गया था कंस को वासुदेव के खिलाफ भड़काने का। एक दिन की बात है, कंस अपने बाग में विश्राम कर रहा था। तभी उसका एक सलाहकार उसके पास आया और बोला, महाराज, वृक्ष पे जो पक्षियों का एक जोड़ा दिख रहा है, कृपा करके उसे आदेश दे कि वो आपके पास आए। कंस को कुछ समझ नहीं आया। कंस ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तब सलाहकार ने कहा, महाराज, आपको ये रथ का पहिया दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि पहिए के इस चक्र में प्रथम लकड़ी कौन सी है और 8वीं लकड़ी कौन सी है? इतना सुनना था और कंस की सारी खुशी धराशायी हो गई। उसे समझ आया कि उसकी बनाई योजना कितनी मूर्खतापूर्ण थी। देवकी और वासुदेव उसके कैदी तो थे नहीं, और क्या हो अगर वो उस वक्त करार से मुकर जाए और मथुरा छोड़कर किसी शत्रु राजा के यहाँ शरणागति स्वीकार कर ले जब उनका 8वां पुत्र हो। और तो और मैं तो देवकी के 8वें पुत्र को शत्रु समझ रहा था, और क्या हो अगर देवकी के 8 संतानों में से कोई एक मेरा शत्रु हो। कंस ने मन ही मन सोचा, नहीं, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। मुझे तुरंत देवकी वासुदेव को मारना होगा। फिर उसे ख्याल आया,
अगर उसने देवकी वासुदेव को मार दिया तो मथुरा में उसकी बहुत थू होगी और वासुदेव के पिता सूरसेन और उसके साथी मथुरा में बगावत करेंगे और मुझे जीवन भर अपनी ही बहन की हत्या के पाप के तले जीना होगा। और तो और जब मेरे ससुर जरासंध को इस बारे में जानकारी होगी तो वे निश्चित रूप से मुझे धिक्कारेंगे और कहेंगे कि किस प्रकार मैंने एक अजन्मे बालक के भय से अपनी ही प्यारी बहन देवकी का वध कर दिया। यहाँ कंस ने एक योजना बनाई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया जाए। छल से कंस ने वासुदेव देवकी को राष्ट्रद्रोह के आरोप में नजरबंद कर लिया। यहाँ कंस ने बहुत ही समझदारी वाला राजनीतिक दांव खेल लिया था। अब कोई भी यादव उसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि देवकी वासुदेव पर राजद्रोह का आरोप था। पर उसने सभी यादव सज्जनों को विश्वास दिलाया कि उसने वासुदेव और देवकी को महल में नजरबंद किया है। कंस के खास सैनिक अब दिन रात वासुदेव देवकी की पहरेदारी करते थे। अब कंस ने वासुदेव के साथ एक सौदा किया और वो ये था, अगर तुम अपनी पत्नी देवकी का जीवन चाहते हो तो तुम्हें पैदा होते ही अपनी संतानों को मेरे हवाले करना होगा और मैं उन्हें मृत्यु दंड दूंगा। वासुदेव के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने भारी मन से कंस की बात मान ली। अगले अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार वासुदेव ने कंस का विश्वास हासिल किया और गुप्त रूप से अपने विश्वासजनों के साथ मिलकर अपनी होने वाली 8 संतान की जान बचाने की योजना बनाने लगा। तो बने रहिए मेरे साथ।